असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। राज्य में रबी फसलों की कटाई व गहाई का कार्य शुरू हो चुका है और जैसा कि किसान भाई फसल की कटाई के पश्चात गहाई करते हैं तथा इस कार्य के संपादन हेतु जो आवश्यक यंत्र है वह है थ्रेसर, जिसकी उचित देखरेख कर आप न केवल गुणवत्तायुक्त दाना प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अच्छा चारा भी ले सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि थ्रेसिंग के दौरान किसान भाई कई गलतियां कर जाते हैं, जिससे गहाई का कार्य तो प्रभावित होता ही है, साथ ही किसानों के अंग भंग होने की भी संभावना बनी रहती है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, थ्रेसिंग के दौरान व पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि ये मशीन सफलतापूर्वक कार्य कर सके, इस संदर्भ में जानकारी हेतु मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। जब हम गेहूं की फसल को काट लेते हैं, खलिहान में रख लेते हैं और अच्छी तरह से सूखे हुए गेहूं की थ्रेशर द्वारा या मल्टीक्रॉप थ्रेशर द्वारा बहुफसली थ्रेशर द्वारा हम गहाई करते हैं। गहाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए हमारे नट बोल्ट वगैरह कसे हुए हैं कि नहीं, ये देख लें। उसका पुली को घुमा के देख लें कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है और उसमें ग्रीस आदि ठीक से लगी हुई है और उसके सभी पार्ट्स ठीक से मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। थ्रेशर की साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके अंदर कोई कंकर, पत्थर, लकड़ी, सूखी लकड़ी फंसी हुई हो तो वो देख लेना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें जितने भी घूमने वाले यंत्र हैं, बेयरिंग हैं, इनमें समय समय पर ग्रीस वगैरह करते रहना चाहिए। थ्रेशर चलाकर उसकी गति और दिशा देख लेनी चाहिए कि इसकी जो गति और दिशा है जो निर्माता द्वारा दी हुई है उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उससे थ्रेशर का आउटपुट लेने में, पूरी क्षमता से काम करने में किसान भाइयों को मदद मिलेगी। थ्रेशर का जो मुख्य स्रोत है, थ्रेशर 3 तरीके से चलता है, ट्रैक्टर से भी चलता है, इंजन से भी चलता है और बिजली से भी चलता है। तो इन जिस भी स्रोत से चला है वो स्रोत और थ्रेशर समतल धरातल पर होना चाहिए। गेहूं की कटी हुई लाट सूखी हुई होना चाहिए पूरी, और साथ ही साथ जो थ्रेशर में कहना चाहिए लाख डालना है, एक सार एक बराबर, न ज्यादा न कम, उसकी क्षमता अनुसार डालना चाहिए। हम जिस गहाई मशीन में काम कर रहे हैं उस गहाई मशीन में सावधानी पूर्वक पूले डाले जाएं। पूले डालते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमारा हाथ अंदर जो ब्लेड लगी हुई वहां तक न पहुंचे। एक पूला आगे रखा जाए, उसके पीछे दूसरा पूला रखते हुए उसको आगे धकाया जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि यदि एक बार थ्रेशर भरा गया, बंद हो गया, तो फिर दोबारा चालू करने में हमारा 1 से 1.5 घंटा तक समय लग सकता है, जिसमें काम का जाया होगा, लेबर का नुकसान होगा। इसलिए बराबर फीडिंग करते हुए हम गहाई करें और जो छन्ने से नीचे अनाज आता है उसको उत्तरोत्तर उसी क्रम में अलग ढेर करके रखते जाए। साथ ही यदि हमारा थ्रेशर में विद्युत चलित थ्रेशर है, बिजली से चल रहा है, तो हमारा स्टार्टर का ढक्कन बंद होना चाहिए ताकि हम विद्युत के लपेटे में ना आ जाए। अन्यथा बिजली हमें आंखों से दिखती नहीं है, संपर्क करने पर हमको करंट मारती है। इसलिए अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है किसान भाइयों। और साथ ही साथ जब कभी थ्रेशर शुरू होता है, कनेक्शन यदि हमारा लूज होता है तो वहाँ चिंगारियां भी निकलने लगती है। इसलिए कनेक्शन अपना टाइट रखें, स्टार्टर ढका रहे, मेन स्विच से बंद करें और जिस तरफ हमारा बेल्ट पुली चल रही है उस तरफ थ्रेशर में जाली लगी होनी चाहिए और नहीं तो दूर रहना चाहिए उधर से कि कहीं हम लपेटे में न आ जाएं। यदि थ्रेशर का स्रोत ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की चिनगारी अवरोधक लगाना चाहिए कि वन फसल सूखी होती है और जरा सी एक चिनगारी अपनी आई हुई फसल को नष्ट करने के लिए सक्षम होती है। एक किसान भाइयों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा
जो भूसा निकलने वाला मुंह हवा की दिशा में ही होना चाहिए। हवा की दिशा के विपरीत यदि उसका ब्लोअर का मुंह होगा तो भूसा काम करने वाले श्रमिकों को ऊपर आएगा और इससे उनको थकावट भी ज्यादा होती है, इससे इरिटेशन भी ज्यादा होती है, परेशानी काम करने में होती है और कार्य करने की क्षमता भी श्रमिकों की घटती है। यदि हमारे किसान भाई देर रात से काम कर रहे हैं थ्रेशर पर, तो उनको चाहिए कि वो वहाँ प्रकाश का पूरा व्यवस्था करें। गहाई करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, इन सबको ढीले कपड़े नहीं पहनना होगा, टाइट कपड़े पहने, सर को ढक के रखे, कोई चीज कपड़े वाले लटकती न हो, अन्यथा उस थ्रेशर अथवा मोटर के जिससे चल रहा है उसके चपट्टे की लपेटे में आ गया तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों एक और अनुरोध है कि जो भी खलिहान में अपना गहाई काम कर रहे हैं अथवा करवा रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि धूम्रपान से दूर रहें। यदि खलिहान में अपने व्यसन को पूर्ण करने के लिए यदि हम माचिस की तीली जलाते या लाइटर जलाते हैं, प्रज्वलित अग्नि का असर हमारी फसल के ऊपर पड़ सकता है। तो इस तरह से अग्नि की दुर्घटना हमारी फसल में न हो और हमारी साल भर की कमाई नष्ट न हो, इसलिए हम खलिहान में अग्नि जैसी प्रज्वलित होने वाली चीजों से अपनी फसल को पूर्णतया दूर रखें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हम बिना किसी जोखिम के अपनी फसल की गहाई गेहूं की अच्छी तरह से कर सकते हैं। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज कृषि कार्यों हेतु? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर स्थित कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जनपदों में आकाश लगभग साफ रहने, दिन का तापमान अधिकतम 31.8 से 33.0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि के तापमान कम अर्थात 13.4 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने। सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 85 से 90% रहने। दोपहर में हवा में नमी 34 से 40% रहने। हवा 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा कुल मिलाकर इस सप्ताह इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क एवं सुहावना रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के संबंधित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह निम्न कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं तापमानों में हल्की वृद्धि के मद्देनजर किसान भाई जौ एवं गेहूं की समय से बोई गई एवं अच्छी प्रकार से पकी फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य इस सप्ताह प्रारंभ कर दें। ट्रैक्टर, बिजली अथवा डीजल इंजन द्वारा चालित पावर थ्रेसर की सहायता से मड़ाई का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का प्रयास करें। इस सप्ताह तापमानों में हो रही लगातार वृद्धि एवं संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर मूंग एवं उड़द की फसलों में इस सप्ताह सिंचाई करें। देर से बोई गई फसल में खरपतवार होने की दशा में निराई करें तथा पौधों को निकालकर पौधे से पौधे के बीच 10 सेंटीमीटर दूरी नियंत्रण करें। गन्ने की बोई नौलख फसल यदि 25 से 30 दिनों की हो गई हो तब सिंचाई तथा ओट आने पर छोटी कुदाल की सहायता से गुड़ाई करें। आम के पेड़ों पर इस वर्ष बहुत अच्छा बौर आया है, लेकिन तापमान में लगातार हो रही वृद्धि एवं पश्चिम दिशा से तेज हवा बहने के कारण आम के पेड़ों से फलों के गिरने की संभावना है, जिससे कि फलोत्पादन प्रभावित हो सकता है। अतः अच्छी फलत हेतु सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह
संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई आम के फलदार बागों में इस सप्ताह सिंचाई करें तथा फलों को गिरने से रोकने हेतु NAA नामक हार्मोन का 40 ppm का घोल बनाकर अर्थात 4 ग्राम NAA सक्रिय तत्व का 100 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर इस सप्ताह छिड़काव करें। फलत वाले लीची के वृक्ष इस समय पुष्पन की अवस्था में हैं। साथ ही इस सप्ताह संभावित तापमान एवं साफ मौसम परागण क्रिया हेतु बहुत अनुकूल है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई लीची के पेड़ों पर इस समय किसी रसायन का छिड़काव कदापि न करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहेगा। अतः जो किसान भाई किसी कारणवश कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हों, वे इस सप्ताह इन सब्जियों की मुख्य किस्मों जैसे खीरा की जापानी लौंग, ग्रीन या बालम खीरा, लौकी की समर प्रोलिफिक, पूसा नवीन या पंत संकर लौकी 1, करेला की अर्का हरी या पूसा दोमुखी, खरबूजा की पूसा सरबती या पूसा मधुरस तथा तरबूज की शुगर बेबी या अर्का ज्योति में से ही उपलब्ध किसी प्रजाति का चुनाव कर निश्चित दूरी पर उचित मृदा नमी की दशा में बुआई करें। लोबिया की पूसा कोमल, पूसा दो फसली, पूसा फागुनी तथा भिंडी की परभनी क्रांति किस्म की भी बुआई इस सप्ताह करें। भिंडी की पहले बोई गई फसल पर विशेष ध्यान रखें। सब्जी की अन्य फसलों में भी खरपतवार निकालें तथा आवश्यकता अनुसार यूरिया का छिड़काव कर सिंचाई करें। दुधारू पशुओं से अधिकतम दूध प्राप्त करने हेतु उन्हें संतुलित आहार खिलाएं। भूसे में हरा चारा व अगोला बराबर मात्रा में मिलाकर दें। स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं। दिन के समय तेज धूप से बचने हेतु नीम अथवा अन्य वृक्षों के नीचे छायादार स्थान में बांधें तथा उनके बैठने के स्थान की साफ सफाई रखें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा हसनगंज आगरा के रणवीर चौधरी जी ने। आपने खरगोश के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। व्यावसायिक दृष्टि से जो हम करते हैं तो इसके लिए संतुलित आहार की हम बात करते हैं। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ ऐसे आवश्यक खनिज पोषक पदार्थ होते हैं जो कि उस संतुलित आहार में विद्यमान रहते हैं। और इस संतुलित आहार को यदि हम अपने खरगोशों को देते हैं तो उससे उनकी जो पोषक तत्व की जो मांग है या उनकी शरीर की जो मांग है वो उसकी पूर्ति हो जाती है और हमें वास्तविक रूप से उससे उत्पादन प्राप्त हो जाता है। ये जो संतुलित आहार होता है ये बाजार में गोलियों के रूप में उपस्थित होता है। इसकी जो सामान्य रूप से जो एक की लंबाई होती है 12 मिलीमीटर तक लंबी तथा उसके जो व्यास होता है वो 5 मिलीमीटर व्यास की गोलियां होती हैं। इसी व्यास की गोलियों को हमें अपने वयस्क खरगोशों को देना चाहिए। और इसमें जो हम ये गोलियां देते हैं ये वयस्क खरगोशों को प्रतिदिन इसकी जो आवश्यकता होती है एक वयस्क खरगोश को लगभग ये मान के चलते हैं कि 175 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होती है। परंतु वयस्क मादा खरगोश में जो कि गर्भवती होती है उसमें इस संतुलित आहार की मांग बढ़ जाती है और ये लगभग 250 ग्राम तक भी पहुंच सकती है। यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो जो हमारे 6 से 12 सप्ताह के जो खरगोश होते हैं उनको लगभग 50 से 80 ग्राम प्रतिदिन दाने की आवश्यकता होती है। इससे ऊपर के खरगोश जो कि 12 सप्ताह से लेकर लगभग 15 सप्ताह तक के होते हैं इनको जो संतुलित आहार की आवश्यकता है वो लगभग 120 ग्राम के आसपास की होती है। और जो वयस्क खरगोश होते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है लगभग 180 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होती है।
हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की तरफ। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चित्रकूट में आज से शुरू होगी बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। लाल कृष्ण आडवाणी के संबोधन से होगा बैठक का आगाज। कानपुर में ईटीवी की खबर का बड़ा असर। रोक के बाद भी गुटखा बेच रहे दुकानों पर पुलिस ने मारा छापा। 2 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में गुटखा बरामद। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से करीबन 1 दर्जन लोगों की मौत, कई घायल। ट्रैक्टर का पहिया निकलने से हुआ हादसा। अमरोहा में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, बाल बाल बचे मुरादाबाद मंडलायुक्त शिवशंकर सिंह। अनियंत्रित कार की ठोकर से युवक को गंवानी पड़ी जान। और पूरे देश में आईपीएल की धूम। मेरठ में बने बल्लों की खास डिमांड। सचिन तेंदुलकर समेत तमाम विदेशी खिलाड़ी मेरठ के बल्लों से आजमाएंगे अपनी किस्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। आपके साथ मैं हूं शबाब। सुबह के 7 बजे और क्या घटा आपके देश और दुनिया में खास अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे सारी खबरें। सबसे पहले सियासी गलियारों की खबरों पर नजर डालेंगे। बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से चित्रकूट में शुरू हो रही है। बैठक की शुरुआत बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के संबोधन से होगी। बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत की हमारी सहयोगी रंजना ने। समिति की बैठक शुरू होने वाली है। चित्रकूट में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई है इससे पहले, और अभी तक हम देख सकते हैं कि देर रात तक यहाँ पे सभी नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सब लोग जायजा ले रहे हैं, मंच का जायजा ले रहे हैं, पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी हो चुकी है। लालकृष्ण आडवाणी कार्य समिति का उद्घाटन करने वाले हैं। कितनी तैयारी आपकी अभी बाकी रह गई है और कितनी पूरी हो गई है? तैयारी और पूरी है। कार्यकर्ता ने वो चित्रकूट के जिस प्रकार की व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व व्यवस्था की है कार्यकर्ता ने,
और जो निष्कर्ष इस कार्य समिति से निकल के जाना है वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जाएगा। इस बार की कार्य समिति की बैठक के लिए चित्रकूट को ही क्यों चुना? एक तो ये नानाजी देशमुख जी की कर्मभूमि है। नानाजी देशमुख ने राम राज्य के सिद्धांत को स्वराज में परिवर्तित करके ग्राम स्वराज की स्थापना यहाँ पर की थी। दूसरा विषय हमारा ये था, भगवान राम ने 11 साल तक यहाँ पर काम किया था। भगवान राम ने यहाँ पर सबरी के बेर भी खाए थे और भगवान राम ने चित्रकूट में रहकर संघर्ष की तैयारी की थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष में जाना चाहती है। 10 साल का जो वनवास केंद्र की सरकार में जनता को, देश की जनता को मिला है, उस वनवास को दूर करने का काम हमको करना है। इसलिए हमने चित्रकूट से इसको प्रारंभ किया है। इस चित्रकूट से आप लोगों का वनवास खत्म हो जाएगा, कितना विश्वास है? 100% वनवास हमारा भी खत्म होगा और देश को भी एक राष्ट्रवादी सरकार मिलेगी। महंगाई को बढ़ाने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई और आतंकवाद का पोषण करने वाली सरकार का इस देश से सफाया हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का मानना है कि वनवास, जो बीजेपी का वनवास है, वो खत्म होगा और राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। अब 2014 के लिए रोड मैप बनेगा और उसमें से ये संदेश जो ये लोग देने की कोशिश करेंगे, कितना जनता तक पहुंचता है, अब ये देखने वाला होगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, ईटीवी न्यूज, चित्रकूट। तो आज से बैठक का आगाज हो रहा है, तमाम चीजों पर मंथन होगा, बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद होंगे। सीधे चित्रकूट चलते हैं, रंजना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रंजना, आज से वाकई में क्या वनवास खत्म हो जाएगा बीजेपी का? ये एक बड़ी बात होगी, देखने लायक। कितना जोश भर पाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, ये मुख्य बात होगी। संसदीय बोर्ड की कमेटी के गठन के बाद आज एक बड़ा हुजूम उमड़ेगा भाजपाइयों का। शबाब और ये वनवास खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, इसका आगाज कैसा रहेगा ये पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, संसदीय बोर्ड की गठन के बाद और जिस तरह से केंद्रीय टीम गठित हुई और बीजेपी में थोड़ा सा एक गुटबाजी हम कहेंगे, या जिस तरह से लोगों के अंदर एक व्यक्तिगत लोगों का जो आरोप लगे कि उन्होंने उसको आगे किया राष्ट्रीय कार्य समिति में लेके, तो उस चीजों को देखने का यहाँ मौका मिलेगा कि कौन आता है, कौन नहीं आता है, किस तरह का आगाज रहता है। ये तो प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि उनको 100% दावा है कि राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। लेकिन अब आज ही आगाज पता चलेगा कि कैसा आगाज रहता है। राहुल आडवाणी के संबोधन होगा और ये कार्यक्रम 10 बजे से शुरू करने का है कि 10 बजे से शुरू होगी और उसके बाद कौन कौन यहाँ पे पहुंचते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है। इस आगाज का रोड मैप तैयार होना है 2014 का यहाँ पे। और इसमें इससे पहले बीजेपी 3 प्रस्ताव लेके आती थी राज्य कार्य समिति की बैठक में, आर्थिक प्रस्ताव, कृषि प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव। लेकिन इस बार केवल राजनीतिक प्रस्ताव और एक स्पेशल बुंदेलखंड पर फोकस कर रही है बीजेपी की। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को लेकर तो उसको प्रस्ताव लाएगी और उन दोनों प्रस्ताव को गौण कर दी है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो वोट बैंक के तहत ये पूरी तरह से तैयारी की गई है कि किस तरह से वहां पे वोट बैंक तक अपने पहुंचा जाए, बीजेपी वहां तक पहुंच पाए। यहाँ पे बैकवर्ड इलाका है, इस तरह से यहाँ पे वहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे पूरी तरह से मैसेज ये देने की गई है कि पिछड़ों की हित ऐसी है बीजेपी। तो इन सब चीजों को देख कर हम कह सकते हैं कि जो रोड मैप, जो इनका खाका है और जो दावा है वो कितना पूरा होगा। ये अब जब कार्य समिति की शुरुआत हो जाएगी और लोगों का, नेताओं का आगमन आज और कल 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तब ये अंदाजा लग पाएगा कि इनका आगाज कैसा रहेगा। और रंजना, क्या कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, कब से शुरू होगी ये बैठक और कौन कौन नेता बड़े वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 10:30 बजे राहुल कृष्ण आडवाणी को पहुंचना है यहाँ पे। उमा भारती पहुंच चुकी हैं, कल रात में यहाँ पहुंच चुकी हैं, वो रहेंगी। समापन के समय रामलाल संगठन मंत्री और उमा भारती रहेंगी। उमा भारती के संबोधन समापन होगा। तो इस तरह से जो और नेता हैं उनकी जो सूची, जो बीजेपी की तरफ से सूची है, उसमें तो मुख्तार अब्बास नकवी, वरुण गांधी, इवन राजनाथ सिंह, सबका नाम है। लेकिन कौन कौन आता है इस कार्यक्रम में, अब ये देखने वाला होगा। क्योंकि इन दोनों का शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी से और समापन उमा भारती से होगी, इतना तय है। लेकिन बाकी जो नेताओं का है, ये अब देखने से अंदाजा लगेगा कि कौन आ पाता है, कौन नहीं आ पाता। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत ऑफिशियली 10 बजे से की गई है। चलिए, शुक्रिया रंजना इस पूरी बातचीत के लिए। बैठक शुरू होती है तो हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्या कुछ अपडेट होगा आपसे फिर जानेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जो है वो आज से शुरू हो रही है और लाल कृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता 10:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगे चित्रकूट में, जहां पर भाजपाइयों का हुजूम उमड़ा है, ऐसा कहना है नेताओं का। और भाजपाइयों की उत्तर प्रदेश की सियासत में नैया कितनी पार लगेगी, किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जोश भर पाएंगे कार्यकर्ताओं में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है।
विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ खास नहीं कर पाई भाजपा, आज की बैठक में सबकी निगाहें होंगी। और अब बात एक दर्दनाक हादसे की। सोनभद्र में मंगलवार को दर्शनार्थियों से भरा ट्रैक्टर पलट जाने से 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन ने अब तक 9 मौतों की ही पुष्टि की है। ट्रैक्टर पर सवार लोग कौन थे इनके बारे में पता चल गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग कोन थाना क्षेत्र में अमिला देवी धाम पर मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। तभी पहाड़ी पर ट्रैक्टर का पिछला पहिया अचानक निकल गया, जिससे ट्रैक्टर खाई में गिर गया। घटना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से भी कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब बात करेंगे टीवी की खबर के असर की। कानपुर में टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा गुटखे पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के बाद मंगलवार को कानपुर पुलिस ने चोरी छिपे लाखों रुपए का गुटखा डंप किया। 2 लोगों को गिरफ्तार भी इस मसले में किया गया है, जिनके पास से 35 लाख का तैयार गुटखा, जिसकी बाजार में कीमत 70 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है, इसको बरामद किया है। बरामद गुटखे में कई प्रतिष्ठित ब्रांडों का गुटखा, जिसमें सरमावा 75 बोरा, सर गुटखा 10 बोरा, राजश्री 20 बोरा, करंट गुटखा 25 बोरा, मशाल गुटखा 80 बोरा बरामद किया गया है। गुटखे पर पाबंदी के बाद प्रदेश में यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। ईटीवी पर लगातार प्रदेश भर में गुटखा खुलेआम बिक्री की खबर दिखाए जाने के बाद कानपुर पुलिस की नींद खुली और एसएसपी यशस्वी यादव की क्राइम ब्रांच टीम और कलेक्टरगंज और हरबंश मोहाल पुलिस द्वारा किए गए संयुक्त अभियान के दौरान लाखों रुपए के गुटखे की बरामदगी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए लोगों के विरुद्ध फूड एंड ड्रग एक्ट के अलावा आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के दाऊदयाल डिग्री कॉलेज में धोखाधड़ी की शिकार हुई कई छात्राओं ने फिरोजाबाद से कांग्रेसी सांसद राज बब्बर का घेराव कर उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। छात्राओं ने सांसद को बताया कि दाऊदयाल डिग्री कॉलेज को बीएड की मान्यता नहीं थी, इसके बावजूद उनका प्रवेश ले लिया गया और परीक्षा के बाद उन्हें एक अमान्य डिग्री पकड़ा दी गई। राज बब्बर ने छात्राओं को भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले में राज्यपाल और एचआरडी मंत्री से बात कर समस्या का समाधान कराएंगे। लोगों के पास गए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास, राजनेताओं के पास, काफी लोगों के पास गए, मगर सर वहां से हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने एफआईआर भी कराया, उनसे यार पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तब हमने भूख हड़ताल की, ना उसने स्ट्राइक करी, हंगर स्ट्राइक करी और उसने भी कुछ। उसके बाद में कॉलेज की तरफ से 3 माह का आश्वासन मिला और उसने भी अभी तक 3 माह हमारे 11 मार्च को खत्म हो चुके हैं, उसमें भी कॉलेज प्रशासन ने कोई। हाँ, और आज राज बब्बर जी से हमारी मुलाकात हुई है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें गवर्नर से मिलवाएंगे। ये बहुत गंभीर समस्या है छात्राओं की। बेचारियों में इनके परिवारों को इनकी तकलीफ से झेलना पड़ रहा है, इनको झेलना पड़ रहा है और मैं इस बात से पूरी तरह इनकी दर्द से सहमत हूँ। तो मेरा भरसक प्रयत्न है कि मैं वाइस चांसलर साहब से, गवर्नर साहब से और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हम जो एचआरडी मिनिस्ट्री में इस केस को लेकर जाएं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर इन बच्चों के साथ में बैठे भी थे, सहयोग भी दिया था और मैं उनके तमाम साथियों की बातों को सुनकर मेरी कोशिश होगी कि मैं गवर्नर साहब से तो बात कर ही रहा था। आज मैंने उनका फोन करके टाइम भी मांगा है, मुझे लगता है जल्दी टाइम मिल जाएगा और मैं इसको जो है वीसी साहब और एचआरडी मिनिस्ट्री से भी बात करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें संक्षेप में देख लेते हैं। यूपी में जल्दी साइंस पॉलिसी बनाने का काम शुरू होगा। इस विषय पर मंगलवार को प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्र की अध्यक्षता में योजना भवन में एक बैठक हुई। कन्नौज के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कांसीराम कॉलोनी में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और गैंगरेप का आरोप लड़की के रिश्तेदारों पर ही लगा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। बलिया जिले के नगरा ब्लॉक के मलप हरसेनपुर गांव में ग्राम प्रधान और सचिव पर प्राथमिक विद्यालय के गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति के मद में आए करीब 2,22,000 रुपए के गबन करने का आरोप लगा है।
फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना के परम नगर गाँव से सोमवार को अगवा की गई नाबालिग किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। सूबे में गुटखा की बिक्री पर रोक लगने के बाद सोमवार को फिरोजाबाद में प्रशासन की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की और 5 बोरा गुटखा जब्त किया। लखीमपुर खीरी युवराज दत्त कॉलेज में सोमवार को बीए के छात्रों का पर्यावरण का पेपर था, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले बीए के करीब 200 छात्र